हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए दो क्लासेस करवा रखी हैं, जिसमें से पहली क्लास मैंने करवाई थी आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल सी। उसके बाद मैंने आपको बताया है एसिड सॉइल एंड एसिड सल्फेट सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो वीडियोज़ भी आप देख के जाइएगा। इन तीन वीडियोज़ से मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप अगर इन तीनों को अच्छे से देख लेते हैं तो आप 40 या 40 प्लस आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पुराने पेपर्स देख रखे हैं कैसा उनमें क्वेश्चन पैटर्न है और क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, उन वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा, मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में। तो वाटर लॉक्ड सॉइल्स वे सॉइल्स होती हैं जिनमें जो है जो पानी से भरी हुई होती हैं सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम यानी एनुअली, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक पानी से भरी रहती हैं, जो है मृदाओं को हम वाटर लॉक्ड सॉइल्स कहते हैं। इनमें जो है ग्ले होराइजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। जो ये ग्लो होराइजन टर्म है, ये आपकी एक रसियन टर्म है, जिसका मतलब होता है ब्लूइश ग्रे कलर। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इसमें जो वाटर लॉक्ड सॉइल्स होती हैं इनमें ब्लूइश ग्रे कलर विकसित हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल ये 5 प्रकार की होती हैं: रिवराइन फ्लड, ओशियनिक फ्लड, सीजनल, पेरेनियल एंड सब सॉइल वाटर लॉगिंग। तो जो आपकी रिवराइन फ्लड होती है, ये अधिक वर्षा के कारण जब नदियों में बाढ़ आ जाती है फिर वह चारों ओर फैल जाता है, तो उसे जो है रिवराइन फ्लड कहते हैं। ओशियनिक फ्लड जो होता है समुद्र की लहरों के कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में जल भर जाता है, तो वहाँ पर जो वाटर लॉक्ड कंडीशन बनती है उसे ओशियनिक फ्लड कहते हैं। सीजनल जो होती है जब अधिक वर्षा हो जाने के कारण जल भराव हो जाता है और उससे जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन जाती है उसे सीजनल। पेरेनियल कहते हैं जहाँ पर गहरा जल भरा रहता है या दलदल आदि से रिसाव होता रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, तो उसे पेरेनियल कहते हैं। सब सॉइल वाटर लॉगिंग ये आपकी हैवी रेनफॉल के कारण जब सब सॉइल में वाटर अधिक हो जाता है, जो कि वाटर टेबल से रिलेट कर सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल। तो ये आपका क्लाइमेटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं: इरिगेशन, ड्रेनेज, टोपोग्राफी एंड हाई ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल जो फ्रेंड्स होती है, अगर वो आपकी ज़्यादा रहेगी तो फिर आपके वाटर लॉगिंग सॉइल की वाटर लॉगिंग होने की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अभी फ्रेंड्स आपके लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल से रिलेटेड आपके में कोई क्वेश्चन आने वाला तो है नहीं। तो बात कर लेते हैं अपर जो आपके 4 अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। तो क्लाइमेटियोलॉजिकल जो होता है, इसमें आपका रेनफॉल या फ्लड वाटर हो सकता है। एंड इरिगेशन जो आप सब सरफेस इरिगेशन या सरफेस इरिगेशन जो कि अनकंट्रोल्ड होती हैं, सॉरी सब सरफेस इरिगेशन तो ठीक है, लेकिन जो आपकी सरफेस इरिगेशन होती है अनकंट्रोल्ड या अनवांटेड इरिगेशन जो हो जाती हैं, उनकी वजह से वाटर लॉक्ड कंडीशन बन सकती है। ड्रेनेज सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है इसका वाटर लॉगिंग कंडीशन का, तो ये आपका ड्रेनेज ही होता है। टोपोग्राफी, डिस्पर्स्ड लैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल, तो ये बनती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा, जो कि मैंने आपको ग्ले होराइजन के फॉर्मेशन में बताया था। तो ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें आपका ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है एंड हाइड्रोजन की मात्रा जो है कम हो जाती है, जबकि रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती है एंड हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लू ग्रीन कलर जो इसका डेवलप होता है ग्ले होराइजन्स का, जो मैंने आपको बताया था, ये आपका होता है फेरस, मैग्नीज और जिंक की उपलब्धता के कारण। एंड इनकी जो मात्रा बढ़ती क्यों बढ़ती है वो मैंने आपको अच्छे से एसिड सॉइल्स में कम्प्लीटली बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर से जाके देखिएगा। मेथेन ऑक्सीडेशन, मेथनोजेनेसिस। तो मेथनोजेनेसिस आपसे पूछा जा सकता है कि मेथनोजेनेसिस टर्म्स रिलेट करती है, तो ये आपकी वाटर लॉक्ड सॉइल से रिलेट करती है। एंड मेथनोजेनेसिस जो आपकी होती है ये 2 तरह से होती है: हाइड्रोजिनोट्रॉपिक एंड एसिटोट्रॉपिक। तो हाइड्रोजिनोट्रॉपिक जो होती है, इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जल और मेथेन बना लेती है। एंड एसिटोट्रॉपिक जो होती है, इसमें आपका एसीटेट जो होता है CH3COOH, ये आपका टूट जाता है CO2 एंड CH4 में। आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है
MnFeCuZn इन सॉरी MnFe एंड Cu एंड Al की जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिडॉक्स पोटेंशियल संबंधित है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल आपके वाटर लॉग्ड सॉइल से संबंधित है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है कि मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन प्रोसेस कितने CN रेशियो पर होती है। तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस जो होती है ये आपकी लेस देन 20:1 रेशियो पर होती है, एंड जो इमोबिलाइजेशन होती है इसमें जो CN रेशियो होता है ये आपका ग्रेटर देन 20:1 होता है, यानी कि 20 से अधिक जो कंपाउंड्स हैं वो आपके कार्बन के पाए जाएंगे, एंड एक कार्बन और जो एक नाइट्रोजन का तत्व पाया जाएगा। नाइट्रोजन कंपाउंड केवल एक होगा, एंड जो आपके कार्बन कंपाउंड हैं वो 20 से अधिक पाए जाएंगे, और ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं आपकी CN रेशियो 20:1 पर। इसमें जो है आपका फास्फोरस की अवेलेबिलिटी घट जाती है क्योंकि वो फिक्स हो जाता है, वो उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। Fe एंड Mn की जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 4.5 mg पर किलोग्राम होता है Fe का, एंड 1 mg पर किलोग्राम होता है Mn का। यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं अच्छे से वाटरलॉग्ड सॉइल में क्या कैसे होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो वाटरलॉग्ड सॉइल की लेवलिंग ऑफ लैंड, जो आपकी भूमि को समतलीकरण करके कर सकते हैं आप। उसके साथ जो है मैकेनिकल ड्रेनेज, यानी कि ड्रेनेज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एंड इससे जो आपके क्वेश्चन आएंगे भी तो वो ड्रेनेज से रिलेटेड ही होंगे। फिर भी अगर उपर्युक्त सभी करके कोई ऑप्शन आता है तो आप उसके लिए देख लीजिए। कंट्रोल्ड इरीगेशन, इरीगेशन को कंट्रोल करके करना चाहिए। फिल्ड कंट्रोल मेजर्स आपके पास होने चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्री हैविंग हाई ट्रांसपिरेशन रेट, जो ज़्यादा आपके ट्रांसपिरेशन रेट जिनकी हाई होती है, जो ज़्यादा आपका वाष्पोत्सर्जन करते हैं उनका आपको यूज़ करना चाहिए। सोइंग ऑफ बर्न्स ऑन रिज, तो जो है बर्न्स और रिज पर का मेथड, इस मेथड का यूज़ करके आपको सोइंग करनी चाहिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना चाहिए। बायो ड्रेनेज जो होता है ये आपका होता है, ये टर्म आपकी पंपिंग ऑफ एक्सेस वाटर बाय डीप रूटेड प्लांट्स यूजिंग दियर बायो एनर्जी। तो जो आपके प्लांट्स होते हैं जो डीप रूटेड होते हैं, जैसे कि आपका यूकेलिप्टस हो गया, वो ट्रांसपिरेट कर देते हैं वाटर का, एंड वो काफ़ी ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, तो उन पौधों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट, जो कि आपका यूकेलिप्टस फुलफिल करता है इस टर्म को। एंड उसी के साथ जो आपका होता है लग्जरी वाटर कंजप्शन, ये भी यूकेलिप्टस करता है। एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, तो वाटर लॉग्ड कंडीशन में आप किस पौधे का मतलब यूज़ करेंगे, तो यूकेलिप्टिस ग्लोबुलस था। तो यूकेलिप्टिस स्पीसीज़ आप बेसिकली जान लीजिए, यूकेलिप्टिस का कोई भी आ सकता है। जो इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर लॉग्ड के, रूट डेथ जो हो जाती है, एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ भी रिड्यूस होती है। न्यूट्रिएंट टॉक्सिटी एंड डिफिशियंसी वेस्ट हाई वाटर। तो जो आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है जो अदर एग्जाम्स में आपके काम आ सकता है, वाटर लॉग्ड सॉइल एंड में टिलर्स कम तथा SRI में ज़्यादा क्यों। तो ये आपके होते हैं क्योंकि जो आपकी वाटर लॉग्ड सॉइल होती है इसमें जो आपका एनर्जी का लॉस हो जाता है एरोकाइमा टिश्यू के फॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको मेथेनोजेनेसिस से रिलेटेड ही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो इन्हें मैं हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो आपका पहले आया हुआ है और मैंने आपको बता भी दिया था। एनारोबिक कंडीशन में जो आपका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए आपका NO3 जो होती है ये डाउनवर्ड जो है डिप्लेशन रेट में पाई जाती है, एंड जो आपकी NH4 होती है ये अपवर्ड में पाई जाती है। फास्फोरस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फेरस के साथ क्रिया करके जो रिएक्ट करके ये बना लेता है मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, और ये सभी सॉइल में फिक्स हो जाते हैं जो कि अनअवेलेबल फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से फास्फोरस की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है क्योंकि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि इनको वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एंड ये NO3 से ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसके बाद NO2 बनता है, NO2 से ऑक्सीजन ले लेते हैं N2O एंड NO, फिर उसके बाद में ये नाइट्रोजन जो है आपकी इन्वायरमेंट में दोबारा चली जाती है। फ्रेंड्स, बात करें इरोडेड सॉइल की, तो इरोडेड सॉइल की डिफिनीशन हो जाती है
डिटैचमेंट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉयल पार्टिकल बाय द एनर्जी ऑफ वाटर एंड एयर। तो मृदा या जल या वायु के द्वारा जो मृदा के कण होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही आपका सॉयल इरोजन कहलाता है, इरोडेड सॉयल। डिटैचमेंट जो होता है आपका मृदा के कणों का जो है आपस मतलब जो एग्रीगेशन होता है उसका छूटना, जो बंधे होते हैं वो आपस में उसका छूटना। एंड ट्रांसलोकेशन मूवमेंट एंड डिपोजिशन। तो बेसिकली ये आपको पार्ट एक बार पूछ सकता है अगर पूछना चाहे एग्जामिनर। तो इसके जो प्रोसेस होते हैं डिटैचमेंट, फिर ट्रांसलोकेशन एंड फिर डिपोजिशन। अगर आप डीप में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। इरोजन जो एजेंट्स होते हैं ये बेसिकली आपके विंड एंड वाटर एंड सम बायो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन भी हो जाते हैं। इरोजन के जो टाइप होते हैं ये आपके दो तरह के होते हैं, नेचुरल इरोजन एंड एक्सेलरेटेड इरोजन। नेचुरल इरोजन जो होता है ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, कम डेंजरस होता है, कंटिन्यूस रिलेटेड टू अननोटिस्ड। ये जो है अननोटिस्ड होता है, इसे आप आसानी से देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एंड एक्सेलरेटेड जो इरोजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है एंड कॉजेज सीरियस लॉस ऑफ टॉप सॉइल। इसमें जो है आपकी टॉप सॉइल अच्छे से जो है हट जाती है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है डाउनग्रेड हो जाती है एंड इसका मृदा उर्वरता पर वहीं प्रभाव पड़ता है। नेचुरल इरोजन इट टेक्स प्लेस एज सच एज रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ एयर, विंड एंड वाटर, विंड एंड ग्रेविटी। तो वही बात है, ये ग्रेविटी और वाटर मतलब जल और वायु के द्वारा होती है। एंड एक्सेलरेटेड इरोजन जो होती है ये भी बेसिकली होती ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है एंड एयर एंड वाटर के कारण भी होता है, लेकिन जब वो हाई फॉर्म में होता है, जब बहुत ही तीव्र गति से होता है, तब उसे एक्सेलरेटेड इरोजन कहा जाता है। इसके जो कारण होते हैं ये कटिंग फॉरेस्ट, ये आपका बायोटिक फैक्टर हो गया, ओवरग्रेजिंग भी आपका बायोटिक फैक्टर है, प्लॉविंग हिल साइड्स, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ लाइक एटीवीज़, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एंड ब्रिज, हाँ ब्रिजेस। तो इनकी वजह से भी हम बेसिकली ओवरग्रेजिंग करते हैं और डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो मृदा का जो है क्षरण हो जाता है। वाटर इरोजन जो होता है, वाटर इरोजन में अकर्स ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव प्लांट कवर्स। जो आपके प्रोटेक्टिव, वही मतलब मेरा कहने का था कि जब आपका प्लांट कवर हट जाएगा तो उससे जब वर्षा होगी तो वो डायरेक्ट आपके ज़मीन से टकराएगी, जिससे पहले स्प्लेश इरोजन होगा, उसके बाद रन ऑफ होगा एंड फिर गली इरोजन, रिल इरोजन जैसे हाई टर्म्स भी आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, रेन ऑब्लिक रेन ड्रॉप या स्प्लेश इरोजन, फिर होता है आपका सीट इरोजन, फिर होता है रिल इरोजन, गली इरोजन एंड इसके बाद सबसे लास्ट जो और सबसे खतरनाक होता है रिवाइंड ऑब्लिक स्ट्रीम चैनल इरोजन। तो जो आपका स्प्लेश इरोजन होता है ये आपका रेन ड्रॉप्स के गिरने की वजह से होता है। एंड सीट इरोजन जो होता है रिमूवल ऑफ फेयरली यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सरफेस सॉयल बाय द एक्शन ऑफ रेनफॉल एंड रन ऑफ। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था। इसमें आप ये जान सकते हैं सीट इरोजन जो होता है इसे डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो है किसान की मृत्यु किसे कहा जाता है, तो ये आपका सीट इरोजन को कहा जाता है। इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। तो विंड इरोजन के इन तीनों टाइप्स में से कुछ ना कुछ तो आपके पास क्वेश्चन में आ ही जाता है। या तो आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा वायु अपर्दन का कारक नहीं है, किस, तो उनमें ये तीन ऑप्शन दिए होंगे, चौथा कोई ऑप्शन दिया होगा, उसे आपको टिक करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो होता है इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लेस देन 0.1 mm होता है। एंड जो आपका साल्टेशन होता है इसमें 0.1 mm से 0.5 mm होता है। एंड जो सरफेस क्रीप होता है इसमें 0.5 से 1 mm होता है। बेसिकली आपसे इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मेजर एजेंट्स जो हैं इसका रेनफॉल एंड विंड जो मैंने आपको पहले ही बताया है। टोपोग्राफी अगर अंडुलेटेड होगी यानी कि ऊबड़ खाबड़ अगर होगी भूमि तो वहाँ पर इरोजन कम होगा, और अगर फ्लैट होगी यानी कि सपाट होगी तो वहाँ पर इरोजन हाई होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका वाटर इरोजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। उसी के साथ आपका विंड इरोजन भी वहाँ पर अच्छा होगा। इरोडेबिलिटी, सॉइल इरोडेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली सॉइल पार्टिकल्स आर डिटैच्ड एंड कैरीड अवे बाई वाटर।
तो जो आपका इरोडेबिलिटी होती है या वो मेजर होता है जिससे कि आप माप सकते हैं कि जो आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं वो कितनी आसानी से मृदा या जल या वायु के द्वारा या जो है आपके आइस के द्वारा कितनी आसानी से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। क्ले सॉइल्स में इरोजन ज़्यादा क्यों होता है? बेसिकली आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वाटर के केस में कैपिलरी पोर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सैंड में कम पाए जाते हैं, एंड कैपिलरी पोर्स इसमें ज़्यादा पाए जा सकते हैं। सैंड में आपके माइक्रोपोर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, माइक्रोपोर्स कम पाए जाते हैं, लेकिन अगर एवरेज देखा जाता है तो वो आपके क्ले सॉइल में ज़्यादा होता है। तथा वाटर सॉइल के अंदर न जाकर सरफेस पर ही रखता रहता है, तो इसमें जो है माइक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ज़्यादा जो है लीजिंग नहीं हो पाती है पानी की, जिसकी वजह से रन ऑफ होता है एंड जो है आपका इरोजन ज़्यादा हो जाता है। पर्कुलेशन, डीप पर्कुलेशन, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, देखना हो तो। ये आप एक बार देख सकते हैं केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर CEC आपकी हाई होगी तो वहाँ पर इरोजन कम होगा, एंड अगर आपकी CEC लो होगी तो इरोजन ज़्यादा होगा। अगर आपके सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इरोजन वहाँ पर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम जो होता है आपका, मैंने आपको साल्ट इफेक्टेड सॉइल में बताया था कि ये डिफ्लोकुलेशन करवा देता है, जिससे कि मृदा कण जो है दूर दूर हो जाते हैं। और अगर मृदा कण आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, उनका एग्रीगेशन या फ्लोकुलेशन नहीं होगा, वो दूर दूर होंगे, तो उससे आपका जो है मृदा क्षरण काफ़ी तीव्र गति से होगा। ऑर्गेनिक मैटर, अगर सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो वो भारी होगी, जिससे आप उसका इरोजन कम होगा, और लो है तो उसका इरोजन हाई हो जाएगा। वेजिटेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा वेजिटेशन होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इरोजन कम हो जाएगा, मृदा क्षरण कम होगा। और अगर कम वेजिटेशन होगा, यानी कि जो आपकी वनस्पतियाँ हैं अगर कम होंगी, तो वहाँ पर जो आपका है मृदा क्षरण अधिक होगा। ये आप देख सकते हैं, पानी का पेड़ के सहारे नीचे आना, तो ये आपका लो इरोजन होता है। इससे हाई इरोजन होता है जब आपका हाई इरोजन आपका तब होता है जब डायरेक्ट फॉल होती है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट जब वाटर सरफेस पर आता है। वहीं मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर वेजिटेशन होगा तो कम होगा। बेसिकली यही इसका कहने का मतलब है। हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं इसके, लेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो मृदा उर्वरता घटेगी क्योंकि आपकी टॉप सॉइल इरोड हो जा रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव मटेरियल एंड गुड सरफेस, तो अगर इरोजन होगा तो फर्टिलिटी घटेगी, और अगर उर्वरता घटेगी तो वहाँ पर वेजिटेशन कम होगा, उत्पादकता उसकी घट जाएगी। डिक्रीजेज ऑफ वाटर टेबल, वाटर जो है अच्छे से पर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो वाटर टेबल आपकी कम डिक्रीज हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड मेड गली, तो ये आपका इरोजन है। सॉइल बिकम अंडुलेटेड, इरोजन होगा तो सॉइल अंडुलेटेड हो जाएगी, क्योंकि इरोजन हर सतह पर एक समान नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा होगा कहीं पर कम होगा। ये आप बेसिकली देख भी सकते हैं कर। हाई मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इरोडेड सॉइल, तो इरोडेड सॉइल की कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको उसमें उर्वरक देने में, और जो है सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम उसमें सिंचाई में आती है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं, क्रॉप रोटेशन, कंटूर कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, ग्रेज वाटरवेज, डाइवर्जन, नो टिल प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो क्रॉप रोटेशन आपको जो है फसल चक्र अपनाना चाहिए, कंटूर फार्मिंग करनी चाहिए, स्ट्रिप फार्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रिप्स बनाकर की जाती हैं तो ज़्यादा इरोजन नहीं होता है। बेसिकली वो वाटर इरोजन को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। टेरेस फार्मिंग की जाती है, वेजिटेशन लगाया जाता है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 12 टन पर हेक्टेयर, अगर 12 टन पर हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो रहा है तब तक इसे नेचुरल इरोजन के रूप में जाना जाता है। अगर 12 टन से ज़्यादा आपके मृदा का क्षरण हो रहा है तब इसे एक्सेलरेटेड इरोजन माना जाएगा। एंड क्योंकि यहाँ पर 12 टन की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर उनमें डैमेज है, खासकर साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 12.5 टन आपका वेल रोटेड FIM यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें आप दोनों ध्यान रख सकते हैं कि 12 टन इसमें भी होता है एंड 12.5 टन उसमें होता है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं, जो आपके कॉजेज़ होते हैं, एंड
जो उसके इफ़ेक्ट होंगे एंड उससे बचाना कैसे है। तो पहला जो कॉजेज़ है आपका लैक ऑफ वेजिटेशन कम होगा तो फर्टिलिटी घटेगी क्योंकि टॉप सॉइल इरोज हो रही है। एंड यहाँ पर नो टिल फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब कि टिलेज को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। अगर भू परिष्करण नहीं करेंगे आप तो वेजिटेशन अच्छा होगा एंड धीरे धीरे आपका जो है इरोजन कम हो जाएगा। स्लोप ऑफ लैंड, तो अगर लैंड में आपके स्लोप है तो वहाँ पर आपको सरफेस वाटर पोल्यूशन होता है एंड उस टाइम पर आपको जो है विंड इरोजन वहाँ पर ज़्यादा होगा एंड उसे रोकने के लिए आपको विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर ब्रेक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आगे बता देता हूँ क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, क्योंकि जो लेक्चर है ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, ये सब बेसिकली आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये टेबल्स आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर आप फुल फॉर्म्स वगैरह पूछ सकता है USDA का, जैसे कि होता है यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन तो शायद पहले आया हुआ भी है। जो CSSRI सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो बार बार क्वेश्चन पेपर में आपके आता रहता है, करनाल। तो इसके द्वारा जो आपका क्राइटेरिया दिया गया है जिससे कि सैलाइन वाटर पूछा जा सकता है, A4 होता है। इसके द्वारा जो सिंबल यूज़ किया जाता है सैलिनिटी के लिए तो वो A यूज़ किया जाता है। एंड उसमें जो EC होती है, सैलाइन वाटर की EC पूछी जा सकती है, तो ये 5.0 से लेकर 10 होती है। सोडिसिटी हैजार्ड जो होते हैं, सार का फार्मूला आपका पहले पूछा जा चुका है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का Na+/Ca++Mg++/2 सार। और ESP का जो ये फार्मूला होता है ये आप देख सकते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा पेपर में। यहाँ पर जो है CSSRI के द्वारा सोडियम में सिंबल B यूज़ किया जाता है। एंड नॉर्मल वाटर जो होता है, ये आपका पहले बोरान कंटेंट का पूछा गया है, तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसका सार 10 से कम होता है। एंड सोडियम वाटर जो कहते हैं, सोडियम वाटर कहते हैं, सॉरी बोरान नहीं, जो आपका नॉर्मल वाटर होता है उसमें सोडियम में सार जो है 10 से कम होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। एंड जो सोडियम वाटर जाना जाता है तो उसके बीच उसमें सार जो है आपका 30 से 40 के बीच में होता है। रेजिडियल सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला आपका पहले पूछा जा सकता है। इसकी जो आपकी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, CO3- प्लस HCO3- एंड माइनस Ca++ Mg++। तो ये आपका 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। जो इसकी सप्लाई होती है इरिगेशन के लिए, वो अगर लेस देन 1.25 है तो ये आपके लिए अच्छा है। एंड अगर 1.25 से 2.5 है तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपका ग्रेटर देन 2.5 होता है तो ये इरिगेशन के लिए अच्छा नहीं है। बोरान कंटेंट की बात करें तो ये आप टेबल पढ़ सकते हैं, 1 ppm इक्वल टू 1 mg, या फिर ppm का पार्ट वो ही होता है इसका फुल फॉर्म, पार्ट पर मिलियन। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी वाटर, तो मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी वाटर आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ऐसे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। इसमें जो है अल्टरनेट इरिगेशन स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन देखा जाता है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो आप किस प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं उसकी वजह से आपका वाटर इरोजन वगैरह बढ़ जाता है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्रॉप टॉलरेंस, ये आप देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो साल्ट टॉलरेंट जो क्रॉप्स हैं जो कि आप में पूछा जा सकता है, कॉटन हो गया, शुगर बीट हो गया, बार्ले हो गया, ये सब हाईली टॉलरेंट होती हैं साल्ट को रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड साथ एक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ भी है। एंड सेमी साल्ट जो टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं वो आपकी सोरगम हो गई, मेज हो गई, सनफ्लावर, मस्टर्ड। मस्टर्ड आपका एसिड सॉइल में पूछा गया था, उसमें आपकी 3 क्रॉप्स दी गई थी एंड मस्टर्ड दिया हुआ था ऑप्शन। एंड जो सेंसिटिव होती हैं साल्ट को लेकर, वो आपकी यहाँ पर चिकपी हो गई, लिंसीड हो गई, बीन्स हो गए, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब, एप्पल, आलमंड, ये आपकी सेंसिटिव होती हैं। मेथड ऑफ सोइंग, अगर साल्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है तो आप वहाँ पर रिजेंट फ्रो का यूज़ कर सकते हैं। सिंगल रो सोइंग बेड, तो अगर आप एक साइड में सोइंग करते हैं तो उसे सिंगल रो स्लॉपिंग बेड कहते हैं।
ड्रेनेज आपका एक जो है एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। अगर ड्रेनेज अच्छा रहेगा तो वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये बेसिकली आज का जो है आपका वाटर लॉग्ड सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट का टॉपिक था। जैसे कि आपको वाटर लॉग्ड सॉइल में क्या क्या होता है, इरोडेड सॉइल में क्या क्या होता है। तो ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको 2 लेक्चर करवाए हुए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर से आप देख के जाइएगा। उनकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये तीनों वीडियोज़ देख के जाते हैं तो आप आराम से 40+ हिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। एंड क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छी क्वालिटी दे सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।